एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ ऑफ लैंड। मैं हूं तनीषा और आज हम देखेंगे सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पर मैं इसे डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा कि सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशंस दिए गए हैं। डेफिनेशंस रिलेटेड टू प्रपोजल, प्रॉमिस, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, वॉइड अग्रीमेंट, वैलिड अग्रीमेंट, वॉइडेबल अग्रीमेंट, ये सब के डेफिनेशंस दिए गए हैं। पर इस डेफिनेशन में एक हिडन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अब ये हिडन कॉन्सेप्ट क्या है? हिडन कॉन्सेप्ट ये है कि ये पूरा सेक्शन बताता है कि एक ऑफर जो होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर ये आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आगे का जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू बेलमेंट, प्लेज, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो कहिए कि सेक्शन 2 एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह एक्ट करता है और ये हिडन कॉन्सेप्ट है जो बताया गया है सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने हमेशा ही इस तरीके से पढ़ा है और इसलिए मुझे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट समझने में दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर था। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग ये सेक्शन एक डेफिनेशन के तौर पे नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। समझिए, ये एक मैन है जिसका नाम हम लोग राम रख देते हैं और ये पर्सन है जिसका हम लोग श्याम। ठीक है, राम और श्याम। अब राम के पास क्या है? राम के पास एक कार है। ठीक है, एक कार है और राम को ये कार किसे भेजना है? श्याम को भेजना है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? अभी तो समझना है, ये एग्जाम्पल को आपको याद करके रखना है कि हाँ, एक इंसान था जिसका नाम राम था और दूसरा इंसान था जिसका नाम क्या था? श्याम था। और कार किसके पास है? राम के पास है। और राम को क्या बेचना है? ये कार श्याम को बेचना है। ठीक है, ये पूरा ही एग्जाम्पल आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, आगे काम आएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 1 में। सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्या बोलता है? व्हेन वन पर्सन, चलिए वन पर्सन को बना देते हैं। वन पर्सन में हमें पता है वन पर्सन राम है। सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाइज टू अनदर। अच्छा, क्या सिग्निफाई कर रहा है? सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, हिज विलिंगनेस। तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना क्या सिग्निफाई करता है? विलिंगनेस। अब किस चीज का विलिंगनेस? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, कोई चीज करने का विलिंगनेस करता है। यहाँ पे हम लोग कार ले लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने पिछले में कार लिया है। कार विथ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट ऑफ अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंट। ठीक है, इस एक्ट का क्या करना है? किस व्यू से? ताकि जो एक्ट इस जो प्रपोजल है उस किस व्यू से दिया गया है कि ये पर्सन क्या बोले? अपना एसेंट दे रहे। एसेंट मतलब क्या होता है? कि हामी दे दे, यस बोल दे। ही इज सेट टू मेक एन प्रपोजल। तो हमें ये समझ में आया कि सेक्शन 2 एक किसके बारे में बात करता है? प्रपोजल के बारे में। प्रपोजल को हम लोग ऑफर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑफर को डिफाइन किया गया है। अब ऑफर को क्या बोला गया है? ऑफर बोला गया है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना विलिंगनेस दिखाता है। किस चीज का विलिंगनेस? अपने कोई भी काम करने का विलिंगनेस, इस सोच से कि ये दूसरा इंसान एसेंट दे दे, यस बोल दे, उसे हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल से राम ने अपना विलिंगनेस दिखाया श्याम को, क्या बेचने के लिए? कार बेचने के लिए। किस व्यू से दिखाया? इस व्यू से दिखाया कि श्याम जो है यस बोल दे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रपोजल बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि राम ने श्याम को बोला कि क्या तुम मेरा मेरा जो ये कार है उसे बाय करोगे? क्या तुम मेरा ये कार बाय करोगे? तो राम अब यहाँ पे ये बोलना कि क्या तुम मेरा कार बाय करोगे के पीछे का सोच क्या है? कि राम हाँ बोल दे, यस बोल दे, हामी दे दे उसने जो बोला है ना। और क्या विलिंगनेस दिखा रहा है? टू बाय हिज, यहाँ पे विलिंगनेस राम क्या दिखा रहा है? टू बाय हिज कार, है ना। और किस इंटेंशन से, किस व्यू से वो ये बोल रहा है? ताकि श्याम यस बोलते। तो यही चीज को हम लोग प्रपोजल या ऑफर बोलते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना विलिंगनेस दिखाता है, अपना विलिंगनेस दिखाता है किसी चीज को ये करने के लिए, बाय या सेल करने के लिए, और किस उम्मीद से? इस उम्मीद से कि वो इंसान हाँ बोल दे, उसे हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। अब प्रपोजल का हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? प्रपोजल इक्वल्स टू व्हाट? प्रपोजल इक्वल्स टू विलिंगनेस, विलिंगनेस बाय
क्या, विलिंगनेस बाय, यहाँ पे क्या है, एसन, विलिंगनेस बाय एसन, या प्रपोजल इज इक्वल्स टू विलिंगनेस बाय एसन। अब आपने बोला होगा ये बाय क्यों लिख रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड में जाएंगे उसमें हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे बाय मैंने क्यों लिखा है। तो यहाँ पे इजी वे में प्रपोजल इज इक्वल्स टू विलिंगनेस बाय एसेंट, व्यू ऑफ एसेंट होगा, व्यू ऑफ एसेंट। तो ये क्लियर है, ये पहला फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा, या मैं क्लियरली लिख देती हूँ, प्रपोजल इज इक्वल्स टू विलिंगनेस बाय व्यू ऑफ एसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1। अब ये फॉर्मूला नंबर 1 मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या था, प्रपोजल इज इक्वल्स टू विलिंगनेस बाय व्यू ऑफ एसेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। चलिए अब सेक्शन 2B में आते हैं। सेक्शन 2B क्या बोलता है, व्हेन अ पर्सन, चलो व्हेन अ पर्सन, तो यहाँ पे राम, व्हेन अ पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, अब प्रपोजल किसको दिया गया था, श्याम को दिया गया था कार खरीदने का, इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, मतलब अब राम ने यस बोल दिया, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, मतलब ये जो प्रपोजल था वो क्या हो गया, वो एक्सेप्टेड हो गया। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, तो जैसे ही ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, जैसे ही उसने यस बोल दिया, ये प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया। तो सेक्शन 2B किसके बारे में बात करता है, प्रॉमिस के बारे में बात करता है। सेक्शन 2A किसके बारे में बात करता था, प्रपोजल के बारे में बात करता था। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया, प्रॉमिस का तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ये बोल रहा है कि ऐसा इंसान, वो पर्सन जिसको ऑफर दिया गया था, जिसको प्रपोजल दिया गया था, तो पिछले में कार, राम ने क्या बोला था, क्या तुम मेरा कार खरीदोगे, तो प्रपोजल इनको दिया गया था, खरीदने और नहीं खरीदने का तो अब डिसीजन इन पे था। और अगर वो यस बोल देते हैं, अगर वो बोलते हैं कि हाँ मैं खरीदूंगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, इनका ये जो प्रपोजल होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है, और जैसे ही ये एक्सेप्ट हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉमिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोजल इज इक्वल्स टू विलिंगनेस बाय व्यू ऑफ एसेंट। यहाँ पे इन्होंने किस उम्मीद से इनसे ये प्रपोजल रखा था कि ये यस बोल दे, अब इन्होंने यस बोल दिया तो वो प्रॉमिस हो जाएगा, तो प्रॉमिस इज इक्वल्स टू प्रपोजल प्लस एसेंट। समझ में आया, यहाँ पे व्यू ऑफ एसेंट था, इस उम्मीद से, एसेंट लेने की उम्मीद से था, यहाँ पे क्या है, एसेंट ऑलरेडी मिल चुका है। तो आई होप ये क्लियर होगा सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं सेक्शन 2D में। सेक्शन 2D में, और सबसे पहले हम लोग प्रॉमिस लिख लेते हैं। प्रॉमिस लिखा हुआ था प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब सेक्शन 2D देखते हैं किसके बारे में बात करता है। सेक्शन 2D बोलता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एक और चीज है यहाँ पे, सेक्शन 2C बात करता है यहाँ पे सेक्शन 2C दो चीजों के बारे में बात करता है। सेक्शन 2C बोलता है कि प्रोमिसर कौन होता है और प्रोमिसी कौन होता है। तो यहाँ पे जो राम हो गया और यहाँ पे श्याम, तो प्रोमिसर कौन हो जाता है, जिसने प्रॉमिस किया है, जिसने प्रपोजल किया है, उसको हम लोग प्रोमिसर बोल देते हैं। और प्रोमिसी कौन हो जाता है, जिसने एक्सेप्ट किया है, उसे हम लोग प्रोमिसी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर है, यहाँ पे राम, अब जैसे ही ये यहाँ पे श्याम ने यस बोल दिया, अब राम क्या बन गया, राम प्रोमिसर बन गया और श्याम प्रोमिसी बन गया। ठीक है, तो जो प्रपोजल देता है वो प्रोमिसर बन जाता है, जो एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग प्रोमिसी बोलते हैं। तो यहाँ पे व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ठीक है, तो प्रोमिसर यहाँ पे क्या है, कौन है, राम है। अब इनके डिजायर पे, इनके चाहत पे, इनके चाह पे, ठीक है, डिजायर यही बोलते हैं, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, राम के डिजायर पे, द प्रोमिसी और any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration। अब ये तो बहुत घुमावदार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोमिसी कौन हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या था, क्या किस चीज का प्रपोजल था कि क्या तुम मेरा कार बाय करोगे, इसने बोला यस बाय करेंगे। अब एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, अब प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसर ने बोला कि अब क्या तुम 2 लाख में, अब ये हो गया कि ठीक है, इसने पूछा कितना दाम,
तो बोला कि 2 लाख में तुम मेरा कार खरीद 2 लाख में कार मैं बेच रहा हूँ, ठीक है? तो एट द यहाँ पे 2 लाख का डिज़ायर किसकी तरफ से आया? प्रॉमिसर राम की तरफ से आया कि ये जो कार है वो 2 लाख में मैं बेचूँगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कंसीडरेशन बोलते हैं। कंसीडरेशन मतलब कंसीडरेशन एक कंप्लीटली ही डिफरेंट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। पर अभी के लिए मैं बता देती हूँ कंसीडरेशन इन जनरल क्विड प्रो क्यो होता है। क्विड प्रो क्यो मतलब कि आप एक चीज़ दोगे तो बदले में लोगे। जैसे क्विड प्रो क्यो में देना और लेना होता है। तो जैसे राम क्या दे रहा है श्याम को? कार दे रहा है। तो कार के बदले में कुछ तो लेगा, तो वो क्या लेगा? मनी लेगा। और क्या मनी लेगा? 2 लाख ऑफ मनी लेगा। और ये 2 लाख ऑफ मनी कहाँ से आ रहा है? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर से आ रहा है। प्रोमिसर से आ रहा है। राम की तरफ से ये 2 लाख का ऑफर आ रहा है। तो उसे हम लोग ये 2 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। कंसिडरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कंसिडरेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कंसिडरेशन हमेशा ही मॉनेटरी होता है, मतलब कि पैसा होता है, पैसे के फॉर्म में होता है। ऐसे नहीं है कि तुम कार दो हम तुम्हें 10 किलो चावल देंगे या 20 किलो चावल देंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? क्विड प्रो क्यो में लेना और देना होता है। पर हमेशा ही अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो अगर कोई इंसान कोई अपना प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है तो उसके बदले में मनी का ही वैल्यू होगा। तो कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मॉनेटरी वैल्यू होता है। कंसिडरेशन पैसे मॉनेटरी वैल्यू होता है जिस जो आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू होता है। ये कंसिडरेशन कहाँ से शुरू होता है? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। और यहाँ पे क्या है? 2 लाख रुपीज फॉर दैट कार इज कंसिडरेशन, ठीक है? तो ये 2D बोला गया है। 2D में इसे बताया गया है, ठीक है? यहाँ पे क्लियर है आप सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं ई में। अब देखते हैं ई क्या बात करता है। ई बात करता है, अब आपको कंसिडरेशन समझ में आ गया कि कंसिडरेशन क्या होता है। नेक्स्ट ई क्या बोलता है कि एवरी प्रॉमिस, ठीक है? अब प्रॉमिस का आप जल्दी बताइए फॉर्मूला। प्रॉमिस इज इक्वल्स टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। मतलब कंसिडरेशन क्या हो गया? पैसे हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। समझ में आया? अग्रीमेंट क्या होता है? मतलब अग्रीमेंट, ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों प्रॉमिस हो गया। तो अग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस व्हाट? प्लस कंसिडरेशन, ठीक है? प्रॉमिस में हम लोगों ने देखा कि राम श्याम, प्रॉमिस में हम लोगों ने देखा कि क्या हो गया? प्रॉमिस, इसने बोला कि बाय मेरा कार खरीद लो। इसने क्या कर दिया? यस बोल दिया। अब इसने बोला कि कार के बदले मेरे को कितना चाहिए? 2 लाख रुपीज चाहिए एट द डिजायर ऑफ प्रोमिस। राम ने बोला कि 2 लाख चाहिए। तो यहाँ पे श्याम ने बोला ठीक है मैं 2 लाख दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये पूरा चीज क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया, ठीक है? अब यह अग्रीमेंट बन गया जहां पे एक एक इंसान ने एक ऑफर दिया, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिए और उस ऑफर में जो खरीदने का मॉनेटरी वैल्यू था वो भी आप एक्सेप्ट कर लिए और इस पैसे के बदले आप कार लोगे, कार के बदले आप पैसे लोगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फॉर ईच अदर मतलब कार के बदले 2 लाख, 2 लाख के बदले कार। तो ये चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट बोलते हैं। तो अग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस में पूरा ही लिखती हूँ क्योंकि प्रपोजल भी पिछले बार पूरा था ना। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है? अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फाइनली यहाँ पे आता है कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो हम लोग अग्रीमेंट तो पता चल गया, अग्रीमेंट इज इक्वल्स टू जो प्रॉमिस होता है प्लस कंसिडरेशन, मतलब प्रॉमिस और पैसा जो भी बेचने और खरीदने का जो पैसे हैं वो क्या हो जाता है? अग्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा डेफिनेशन दिया गया है 2H में। 2H बोलता है कि एन अग्रीमेंट, ठीक है, एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 2H किसे डिफाइन किया है? कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एमसीक्यू हो, कोई भी एग्जाम हो,
एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉलेज एग्जाम हो, कुछ भी हो, अगर एमसीक्यू आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया। इनफैक्ट सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे ही सेक्शन आपको पूछे जाते हैं, और खासकर कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में डिफाइन है वो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ही आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट प्लस एनीथिंग इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट जो लॉ के अकॉर्डिंग सही है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से राम और श्याम ले आते हैं। राम और श्याम, ठीक है, मैं दो आपको एग्जाम्पल देती हूँ, दो एग्जाम्पल देती हूँ। राम और श्याम के बीच में अग्रीमेंट हुआ कार कार खरीदने या बेचने का 2 लाख रुपीज में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि राम और श्याम में अग्रीमेंट हुआ क्या खरीदने का? ड्रग्स खरीदने का या कोकेन खरीदने का। ठीक है, कोकेन खरीदने का अगेन 2 लाख रुपीज में, कोकेन खरीदने का 2 लाख रुपीज में। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्रॉमिस है तो और कंसिडरेशन है, तो ये भी अग्रीमेंट बन जाएगा। यहाँ पे भी प्रॉमिस भी है और कंसिडरेशन है। ड्रग्स, चलो ड्रग्स लिख देते हैं। ड्रग्स, यहाँ पे भी प्रॉमिस भी है और कंसिडरेशन है, तो ये भी अग्रीमेंट है। पर क्या दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या दोनों में से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? एक काइंड ऑफ लीगल बाय लॉ, जो लॉ अलाउ करता है। तो क्या लॉ कार बेचने और खरीदने में लीगल है? कार बेचना और खरीदना ऑब्वियसली लीगल है। तो ये जो अग्रीमेंट है, क्योंकि ये लीगल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर क्या ड्रग्स बेचना और खरीदना, कोकेन बेचना और खरीदना लीगल है? लीगल नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट लीगल, दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो यहाँ एक चीज तो क्लियर है कि हर एक, चाहे वो लीगल चीज को बेचना खरीदना हो या इलीगल चीजों को बेचना खरीदना हो, अग्रीमेंट तो सबका बनता है। अग्रीमेंट तो सबका बनता है। वहां पे एक पार्टी प्रपोज करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, लेन देन सब कंफर्म हो जाता है। तो अग्रीमेंट तो हर जगह बनता है, भले वो सब्सटेंस लीगल हो या इलीगल हो। पर क्या हर ये कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होते हैं? हर कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं होते हैं। जो चीजें लीगल होती है वही कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होंगे, क्योंकि दोज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो यही चीज बोलता है कि एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार रिविजन कर देते हैं कि एक प्रपोजल कैसे कन्वर्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा? 2A में देखा प्रपोजल इज इक्वल्स टू व्हाट? विलिंगनेस बाय व्यू ऑफ एसेंट। ठीक है, 2B में हम लोगों ने देखा प्रॉमिस इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रपोजल प्लस एसेंट। ठीक है, 2D में हमने कंसिडरेशन देखा। 2E में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने अग्रीमेंट देखा। अग्रीमेंट क्या था? अग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन जो 2D में दिया हुआ था। और 2H में फाइनली हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट देखा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। सॉरी, यहाँ पे ये हो गया, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये पूरा चीज सेक्शन 2 में दिया गया है। सेक्शन 2 में उसके अलावे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसे हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कभी
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का भी डेफिनेशन दिया गया है कि एट द डिजायर ऑफ द पार्टी हु इज एट लॉस, वो वॉइड भी बना सकते हैं, वो वैलिड भी बना, ये कंप्लीटली, ये सब आगे वाले वीडियोस में मैं बताऊंगी, क्लियर करूंगी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हम डील करेंगे, तो वॉइड वैलिड एवरी कॉन्ट्रैक्ट को डील करेंगे। बट यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो सेक्शन 2 में दिया गया था, आई होप आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रपोजल प्रॉमिस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले लोग प्रपोजल देते हैं, उसके बाद वो प्रपोजल प्रॉमिस में कन्वर्ट होता है, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ये प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन हो जाता है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है। अब ये अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और ये बहुत क्लियर होगा कि कोई भी सब्सटेंस लीगल या इलीगल हो तो इस स्टेज तक तो सभी इक्वल होते हैं, पर कौन पास होता है इस स्टेज में? ओनली हु आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ या लीगल बाय लॉ। तो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा मैं जो बताना चाहती थी, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे एक प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ 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 कीजिए, क्योंकि आगे अगर मैं वीडियो डालूंगी तो आपको पता कैसे चलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा हो कि मैं मुझे किसी और तरीके से पढ़ाना चाहिए, या आपके कुछ इनपुट्स होंगे, आपके सजेशंस होंगे, तो आई एम वेरी मच ओपन टू द सजेशंस। वो मेरे लिए भी इम्प्रूवमेंट होगा और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो दैट्स ऑल, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज गाइज। सो डू नो योर लॉ एंड बी अवेयर ऑफ योर लॉ, ठीक है। तो बाय, थैंक यू।